हेलो स्टूडेंट। आज हम शुरू करने वाले हैं साइकोलॉजी की एक नई सीरीज जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी। चाहे आप टीचर का कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हों, आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगी। इस सीरीज़ में हम आपको प्रत्येक लेसन की पीडीएफ भी उपलब्ध करवाएंगे, तो बने रहिए पूरी कंप्लीट सीरीज़ तक। इस सीरीज़ का हम पहला लेसन करने वाले हैं जिसका नाम है साइकोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन, यानी मनोविज्ञान का परिचय। सो लेट स्टार्ट। मनोविज्ञान। मनोविज्ञान ग्रीक भाषा का शब्द है। ध्यान देना कि ये ग्रीक वर्ड है, यानी साइकोलॉजी जो वर्ड बना है वो किससे बना है? ग्रीक से बना है। किससे? दो शब्दों से, साइकी और लोगस से। साइकी और लोगस क्या है? ग्रीक वर्ड है और इनसे मिलके बना है। इन दोनों का अर्थ है आत्मा का विज्ञान, यानी सोल ऑफ साइंस, आत्मा का विज्ञान। ये कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड। मनोविज्ञान का आदि जनक अरस्तु को कहा जाता है। यदि ये आदि जनक है तो फिर आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन से हैं? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है वो विलियम वुंट को कहा जाता है। कौन से मनोविज्ञान? आधुनिक मनोविज्ञान, जो नया मनोविज्ञान है उनका जनक है विलियम वुंट। ये वही मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने जर्मनी के लिप्जिंग शहर के अंदर प्रथम प्रयोगशाला, जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाई थी। लेकिन अमेरिका विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक मानता है। अमेरिका किसको मानता है? विलियम जेम्स को। और पूरा विश्व किसको मानता है? विलियम वुंट को। विलियम वुंट ने क्या बनाया था? लिप्जिंग शहर में, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में क्या बनाया था? प्रयोगशाला बनाई थी। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला इन्होंने ही बनाई थी। आदि जनक अरस्तु को कहा गया है। और ये मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी है वो ग्रीक वर्ड है और किससे? जो साइकी और लोगस से मिलके बना है। साइकी और लोगस दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है और इसका अर्थ क्या है? आत्मा का विज्ञान, सोल ऑफ साइंस। सबसे पहले इसे सोल ऑफ साइंस के रूप में जाना गया। जब इसे दर्शन शास्त्र से अलग किया गया तब इसे सोल ऑफ साइंस के रूप में जाना गया। और इसके जो समर्थक थे सोल ऑफ साइंस के, वो प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ते थे। 16वीं शताब्दी की बात है ये। और इसकी आलोचना कैसे की गई कि आत्मा एक आध्यात्मिक और धार्मिक और काल्पनिक विषय है, यानी आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, तो फिर इसकी स्टडी कैसे की जाए। तो इस तरीके से इसकी आलोचना हुई। तो उसके बाद में इसे सोल ऑफ साइंस नाम मान के इसे साइंस ऑफ माइंड, यानी मन का विज्ञान कहा गया। यानी आत्मा के बाद में फिर किसकी बारी आई? मन के विज्ञान की। इसको किसने दिया था? पोम्पोनोजी ने बताया था। इसके समर्थन किसने किया? जॉन लॉक ने, थॉमस रीड ने और बर्कले ने इसका क्या किया? समर्थन किया। लेकिन इसकी आलोचना हुई। क्यों? क्योंकि मन में अमूर्त और निजी है, यानी किसी के मन को हम जान नहीं सकते। वो ज़्यादातर क्या होता है? लगभग 90% मन क्या है? अमूर्त है। तो अमूर्त है तो जिसको हम जान नहीं सकते, यदि हम कोई अंतर्मुखी है तो उसको जानना और ज़्यादा कठिन है। तो इसका अध्ययन कैसे किया जाए? तो ये भी जो धारणा थी वो एक साइड कर दी गई। इसके बाद में आई साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान किसने दिया? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने 19वीं शताब्दी में कहा कि ये क्या है? मनोविज्ञान क्या है? चेतना का विज्ञान है, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है। इसके समर्थक विलियम वुंट भी थे और जेम्स सल्ली थे और टिचेनर थे। इनके समर्थक थे कि ठीक है चेतना का विज्ञान। लेकिन इसकी भी आलोचना की गई कि जो चेतना है वो केवल 1/10 भाग, यानी 10% ही होता है। बाकी सब क्या है? 90%। वो है अचेतन। यदि अचेतन है तो उसका फिर स्टडी कैसे किया जाए? उसकी स्टडी हो नहीं पाएगी पूर्ण रूप से। तो इसकी भी आलोचना के कारण इसे एक तरफ कर दिया गया। उसके बाद में बारी आई साइंस ऑफ बिहेवियर, यानी व्यवहार का विज्ञान। उसके बाद में मनोविज्ञान को किस रूप में जाना गया? व्यवहार का विज्ञान के रूप में। आज भी हम मनोविज्ञान को किस रूप में जानते हैं? साइंस ऑफ बिहेवियर, यानी व्यवहार के विज्ञान के रूप में। इसके प्रतिपादक थे वॉटसन। इसके प्रतिपादक कौन थे? वॉटसन। वॉटसन का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बार व्यवहार, जहाँ जहाँ व्यवहार पढ़ेंगे, व्यवहार के विज्ञान की बात आएगी, वहाँ पे वॉटसन का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। वुडवर्थ ने
क्या किया कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और वर्तमान में उसे व्यवहार के रूप में अपना लिया गया है। सर्वप्रथम जो विलियम मैकडूगल थे उन्होंने 1905 में व्यवहार के बारे में इसका उल्लेख किया था कि जो मनोविज्ञान है उसमें स्टडी व्यवहार की अधिक होती है, तो इसे व्यवहार के विज्ञान के रूप में अपनाना चाहिए, यानी इन्होंने उल्लेख किया था कि स्टडी व्यवहार की जाती है। बाद में जो पिल्लसपल्ली थे 1911 में, इनकी एक पुस्तक थी कि मनोविज्ञान के मूल तत्व, इसमें इन्होंने व्यवहार का विज्ञान कहा। लेकिन सबसे ज़्यादा श्रेय किसने दिया? वॉटसन ने दिया, तो इसे इसका प्रतिपादक किसको कहा गया? वॉटसन को। अब हम देखते हैं मनोविज्ञान की परिभाषाएं। मनोविज्ञान की क्या क्या परिभाषाएं रही है, जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार व अनुभव का वैज्ञानिक अध्ययन है। वहीं व्यवहार का साइंस ऑफ बिहेवियर है, तो व्यवहार का नाम आएगा। यानी मनोविज्ञान क्या है? किसी व्यक्ति के व्यवहार और उसके द्वारा किए गए अनुभव का वैज्ञानिक अध्ययन क्या है? मनोविज्ञान है। यही इसकी जो सर्वज्ञात परिभाषा दी गई है आपकी एनसीईआरटी में। और एनसीईआरटी में इसको किस लैंग्वेज में दिया गया है? ऐसे कि मानव अनुभव एवं व्यवहार में निहित प्रक्रियाओं की विवेचना करता है। ये एनसीईआरटी में इस लैंग्वेज में दिया गया। आप दोनों में से किसी भी लैंग्वेज को चूज कर सकते हो। वुडवर्थ ने क्या कहा कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्ति के क्रियाकलापों का विज्ञान है। यानी जो मनोविज्ञान है वो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, इसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति के क्रियाकलापों को, जो क्रिया करता है उसका विज्ञान है। यानी वो किस तरीके से वातावरण के साथ व्यवहार करता है उसका विज्ञान है, वुडवर्थ ने कहा। मैकडूगल ने क्या कहा कि मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। जो परिभाषाएं जैसे वुडवर्थ ने या मैकडूगल ने दी है, उनको उन्हीं की लैंग्वेज में याद रखें कि उन्होंने क्या लैंग्वेज यूज़ की गई है, कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। जैसे मैकडूगल ने मनोविज्ञान को आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान कहा है, तो ये सीधा पूछ लिया जाएगा कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये कथन किसका है? तो ये किसका है? मैकडूगल का। मनोविज्ञान को मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों, विभिन्न संदर्भों में व्यवहारों का अध्ययन करने वाले विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। जो हमने पढ़ा, जो ऊपर लिखी बातें हैं वही है, बस इसमें मानसिक क्रियाओं को जोड़ दिया गया है। हम आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान के संप्रदाय या फिर मनोविज्ञान की विचारधाराएं। अलग अलग मनोवैज्ञानिक इकट्ठे होके वो एक संप्रदाय बनाते हैं। उनकी विचारधाराएं जब एक मैच कर जाती है तो वो उनका क्या बन गया? स्कूल बन गया, संप्रदाय बन गया। ठीक है, तो हम अलग अलग प्रकार के जो संप्रदाय है, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल हैं, उनका अध्ययन करेंगे और धीरे धीरे उनका विकास कैसे हुआ और आज हम किसको ज़्यादा महत्व देते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले आता है संरचनावाद। संरचनावाद के प्रतिपादक थे विलियम वुंट। वहीं मनोवैज्ञानिक जो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं, और जर्मनी के लिप्जिंग शहर में इन्होंने क्या किया? प्रयोगशाला बनाई। साथ में एक मनोवैज्ञानिक का नाम आता है टिचेनर। टिचेनर इनके शिष्य थे, यानी विलियम वुंट के शिष्य थे टिचेनर। मनोवैज्ञानिक अंतर्निरीक्षण यानी इंट्रोस्पेक्शन द्वारा मन की संरचना का विश्लेषण कर रहे थे, इसलिए इन्हें संरचनावादी कहा गया। यानी जो विलियम वुंट थे वो मन की संरचना का विश्लेषण कर रहे थे, इसलिए इन्हें संरचनावादी कहा गया। और इनकी विचारधारा क्या हुई? संरचनावाद हुई। इसमें संरचनावाद में ये क्या कर रहे थे कि मन की संरचना कैसी होती है, मन के बारे में अध्ययन कर रहे थे, है ना। बिहेवियर, व्यवहार तो बाद में आएगा। अब ये जो स्कूल है इसमें किसकी बात की गई? अंतःनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन की बात की गई। अंतःनिरीक्षण विधि पर बल दिया गया। मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक किन्होंने बनाया? इन्हीं ने बनाया, क्योंकि इन्होंने ही प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इसको प्राप्त करना ही अधिगम है। इसका विरोध किया इन्होंने। इसका क्या किया? विरोध किया कि ऐसा नहीं है कि ज्ञान विद्यमान है और उसको प्राप्त करना अधिगम है। नहीं, ऐसा नहीं है, इसका विरोध किया। बाद में जो संरचनावाद ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके इसके स्वरूप को प्रयोगात्मक बनाया।
यानी संरचनावाद ही सबसे पहले जब दर्शन शास्त्र से अलग किया, उसका श्रेय किसको दिया जाता है? संरचनावाद में विलियम वुंट को दिया जाता है। संरचनावादी थे ये। अब बात करते हैं प्रकार्यवादी, जो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कौन से? विलियम जेम्स। ये इनके प्रतिपादक थे। ये क्या कहते हैं कि संरचनावाद में क्या था कि मन की संरचना कैसे होती है। ये बोलते हैं कि संरचना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि वो मन कार्य कैसे करता है। तो इनको कार्यवादी, प्रकार्यवादी या कार्यवादी कहा गया। विलियम जेम्स का विश्वास था कि मन की संरचना पर ध्यान देने की बजाय मनोविज्ञान को इस बात पर अध्ययन करना चाहिए कि मन क्या करता है तथा व्यवहार लोगों को अपने वातावरण से निपटने के लिए किस प्रकार कार्य करता है। यानी मन क्या करता है और किस प्रकार से कार्य करता है, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। यानी कार्य कैसे करता है, तो इसे कार्यवादी, प्रकार्यवादी विचारधारा कहा गया। इनके समर्थक भी थे जॉन डीवी, एंजल थॉर्नडाइक, आरबी कैटल, विलियम किलपैट्रिक, कैटल, थॉर्नडाइक, जॉन डीवी, एंजल, ये क्या थे? इनके समर्थक थे कि विलियम जेम्स की विचारधारा से हम सहमत हैं। नेक्स्ट जो विचारधारा सामने आई वो आई गेस्टोलवाद। अब गेस्टोलवाद क्या कहता है? इन प्रकार्यवाद और संरचनावाद ने तो कह दिया कि एक ने कहा कि कार्य पे ध्यान देना चाहिए, एक ने कहा संरचना पे। गेस्टोलवाद ने कहा कि हमें दोनों पे ध्यान देना चाहिए, है ना। गेस्टोल का अर्थ होता है समग्र, पूर्ण, ठीक है। जर्मन भाषा का शब्द है गेस्टोल और इसका अर्थ है पूर्णाकार, संपूर्णाकार या समग्र या समाकृति, ठीक है। यानी हमें कार्य पे भी ध्यान देना चाहिए और इसकी आकृति पे भी ध्यान देना चाहिए, किसी एक पक्ष पे ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके जो प्रतिपादक थे वो थे मैक्स वर्दिमर। मैक्स वर्दिमर इसके प्रतिपादक थे और इसके सहयोगी थे कॉलर, कोफका और कुर्ट लेविन का भी नाम इनमें आता है। ये पूर्ण से अंश पर बल देता है, मानसिक प्रक्रिया के संगठन पर बल, सीखना, चिंतन और स्मृति प्रक्रिया को समझाने पर बल। यानी ये संगठन, यानी वो कैसे बना हुआ है, उसकी बनावट, और सीखना, चिंतन, जो मानसिक प्रक्रिया हैं उन पर भी बल देता है। यानी कार्य कैसे करता है और इसकी संरचना क्या है, दोनों पर बल देता है। ये है गेस्टोलवाद। नेक्स्ट फिर आया मन के विश्लेषण की बात आई, मनोविश्लेषणवाद। इसके प्रतिपादक कौन थे? सिगमंड फ्रायड। और इनके जो सहयोगी भी थे, इन पे सहयोग भी किया, इनकी विचारधारा किया, वो थे कार्ल जंग और एडलर। यानी ये इनके समर्थक थे। इन्होंने बताया, सिगमंड फ्रायड ने, कि मन के 3 प्रकार होते हैं। पहला है चेतन मन, दूसरा है अर्धचेतन या अवचेतन, तीसरा है अचेतन मन। चेतन है वो मन के 10% भाग बनाता है और अचेतन मन है वो मन का 90% भाग बनाता है। इसका अध्ययन हम सिगमंड फ्रायड के आगे अध्ययन करेंगे। फिर आता है व्यवहारवाद, जिसको किसने दिया? वॉटसन ने। अभी देखा था हमने, वॉटसन ने साइंस ऑफ बिहेवियर की बात की थी, वो वॉटसन का सबसे पहले नाम आता है। इनके समर्थक थे वो कौन से थे? इवान पावलोव, B.F. स्किनर। B.F. स्किनर बहुत बड़े समर्थक थे इनके, वॉटसन के व्यवहारवाद के। बेंडूरा, गेने, हल, टॉलमैन और जीन पियाजे की भी बात, कहीं कहीं जीन पियाजे का भी नाम इनमें आ जाता है व्यवहारवाद में भी। व्यवहारवाद का इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम भी व्यवहारवाद था, और व्यवहारवाद का कथन था कि मुझे चाहे जो बालक दे दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। यानी ये इनका मानना था कि उस जैसा इन्वायरमेंट देंगे बालक वैसा ही बनेगा। तो इनका ये कथन भी काफ़ी प्रचलित है। मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाने वाला संप्रदाय है ये। यानी मनोविज्ञान को विज्ञान का संप्रदाय, विज्ञान का दर्जा किसने दिलाया? व्यवहारवाद ने दिलाया। और संरचनावाद क्या था? वो दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय और प्रयोगात्मक बनाने का श्रेय संरचनावाद में दिया जाता है। इसके अनुसार प्रत्येक प्रकार का व्यवहार सिखाया जा सकता है। कैसे? उसको एनवायरनमेंट देके। अब इनकी जो विधि थी, जैसे अंतर्निरीक्षण विधि किसकी थी? संरचनावाद की, अंतर निरीक्षण करना। और इनकी थी निरीक्षण विधि या अवलोकन विधि। अवलोकन विधि या निरीक्षण विधि का मतलब दूर से देखना, किसी का निरीक्षण करना, अवलोकन करना, ठीक है। परीक्षण, शाब्दिक रिपोर्ट और अनुबंधन विधि। सबसे इंपॉर्टेंट है निरीक्षण या अवलोकन विधि।
वॉटसन द्वारा पर्यावरण या वातावरण को अधिक महत्व देने के कारण पर्यावरणवाद भी कहा गया। विशेष कार्यक्रम भी चलाया जिसे पर्यावरणीय नीति शास्त्र कहा गया। यानी इन्होंने पर्यावरण या वातावरण पर अधिक बल दिया कि वातावरण हम परिवर्तन करके हम किसी भी बालक की उसकी डेस्टिनी भी चेंज कर सकते हैं, कि उसे कुछ भी बना सकते हैं। अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है, वो एक राइटर बनना चाहता है, हम उसके एनवायरनमेंट के द्वारा हम उसे बना सकते हैं। ये थे वॉटसन का कथन। अब हम देखते हैं संज्ञानवाद। संज्ञानवाद के जनक किसको कहा जाता है? वो है जीन पियाजे को। अन्य समर्थक भी थे इनके, जैसे जेरोम ब्रूनर का नाम आता है, लेव वाइगोत्स्की का नाम आता है और कुर्ट लेविन का भी नाम इसमें आता है। अब संज्ञानवाद क्या था? गेस्टोल्ट जो उपागम था उसके विविध पक्ष और संरचनावाद के पक्ष संयुक्त होकर संज्ञानवाद का पर्सपेक्टिव विकास करते हैं, जो इस बात पर केंद्रित होता है कि हम दुनिया को कैसे जानते हैं। यानी गेस्टोलवाद से कुछ थ्योरीज और संरचनावाद की कुछ जो विचारधाराएं थी, इनको संयुक्त करके संज्ञानवाद का निर्माण विकास हुआ। और ये सिर्फ इस बात पे फोकस करता है कि हम दुनिया को कैसे जानते हैं, हम ज्ञान को कैसे अर्जित करते हैं, कैसे निर्माण होता है हमारे अंदर ज्ञान का, या फिर हम कैसे अर्जित करते हैं, इस बात पे फोकस करेगा संज्ञानवाद। यह मानसिक क्रियाओं जैसे तर्क, चिंतन, कल्पना, स्मृति, समस्या समाधान, संपर्त्य को मनोविज्ञान का केंद्र मानता है। यानी इन मानसिक प्रक्रियाओं को साइकोलॉजी का ये सेंटर मानता है। और इसको इसीलिए संज्ञानवाद को हम क्या बोलते हैं? निर्मितवाद भी कहते हैं। संज्ञानवाद में मन की तुलना कंप्यूटर से की गई। हम दुनिया को कैसे जानते हैं? जो सूचना प्राप्त करते हैं उसको प्रोसेस करते हैं और स्टोर करते हैं और उनकी पुनः प्राप्ति करते हैं। यानी मन है वो एक कंप्यूटर की तरह कार्य करता है। उसमें हम सूचना को प्राप्त भी करते हैं, प्रोसेस करते हैं जैसे कंप्यूटर में करते हैं, स्टोर भी करते हैं और उस फिर से हमें रिकॉल होती है, वो सूचना याद आती है। पियाजे मानते हैं कि बच्चे अपने मन का निर्माण है वो सक्रिय रूप से करते हैं। लेकिन लेव वाइगोत्स्की का मत है कि मन एक संयुक्त सांस्कृतिक निर्मित होता है और वयस्क है वो बच्चों के साथ अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप उद्धत होती है। यानी पियाजे ये मानते हैं कि जो ज्ञान है वो बच्चे सक्रिय रूप से करते हैं, और लेव वाइगोत्स्की मानते हैं कि ज्ञान का निर्माण क्या होता है, सांस्कृतिक भी उसमें भूमिका होती है। यानी वयस्क भी बच्चों को ज्ञान देते हैं, साथ में इनकी भी अंतःक्रिया के द्वारा ज्ञान बनता है। जैसे ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल, इनमें डिफरेंस पता चल जाएगा आपको। कोग्निटिव क्या मानता है कि ये एक स्टडी क्या है, मेंटल प्रोसेस है। और जो मनोविश्लेषणवाद था वो मानता है कि ये एक अनकॉन्शियस माइंड के द्वारा होता है। और बिहेवियर व्यवहारवाद क्या मानता है कि ये जो ऑब्जर्व बिहेवियर है इस पे फोकस करेगा, कि हम निरीक्षण विधि पर ज़्यादा, अवलोकन विधि पर फोकस करेगा। और गेस्टोल्ट क्या मानता है, ये माइंड और बिहेवियर को एक साथ स्टडी करता है। ह्यूमनिस्टिक हमने नहीं देखा, ये फोकस करता है कि उसकी फ्री विल, जैसे व्यवहारवाद तो था कि उसको वातावरण देंगे वैसा बनेगा, और ह्यूमनिस्टिक मानता है, मानवतावाद ये मानता है कि किसी को भी फ्री छोड़ दो, उससे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, जैसा बनेगा वैसा बन जाएगा, मानवतावाद। अब हम देखते हैं जो ब्रांचेज हैं साइकोलॉजी की, कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, हमें किन का अध्ययन करना है और कितना का अध्ययन करना है, इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है साइकोलॉजी की ब्रांचेज। पहली जो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी यानी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में हम ये देखते हैं कि ज्ञान का निर्माण कैसे होता है, हम दुनिया को कैसे जान पाते हैं। हमारे अंदर अगर पहली बार हमें किसी वस्तु को जाना तो वो कैसे जाना, हम उसका पहचान फिर कैसे करते हैं। जैसे आपने पेन को कैसे जाना कि ये पेन है, पहली बार पेन को कैसे जाना। दूसरा है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, जैविक मनोविज्ञान। जैविक आपकी जो ये ज़्यादातर बायोलॉजी से रिलेटेड है, यानी आपकी जो शरीर के अंदर जो जैविक क्रियाएं हैं उनसे संबंधित मनोविज्ञान है। तीसरा है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, विकासात्मक मनोविज्ञान। इसमें आप पढ़ते हो कि बच्चा स्कूल जाता है, यानी विकास धीरे धीरे कैसे होता है, उसमें
किशोरावस्था, किशोरावस्था से आगे की अवस्था, अनेक अवस्थाएं, विकासात्मक जो अवस्थाएं हैं उनको पढ़ते हैं, उनमें साइकोलॉजिकल चेंजेस है, इनका अध्ययन करते हैं। इसमें भी हम देखेंगे, यानी इसका भी कुछ पार्ट आपके सिलेबस में है। फिर बात करते हैं सोशल साइकोलॉजी, सामाजिक मनोविज्ञान, यानी समाज के साथ में क्रिया के द्वारा, अंतःक्रिया के द्वारा किस प्रकार ज्ञान अर्जित होता है, इसकी जो साइकोलॉजी भी देखी जाती है। फिर आता है क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी, कल्चरल या फिर क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी। इसके अंदर हम सांस्कृतिक मूल्य जो हमें सिखाए जाते हैं या फिर दूसरे संस्कृति के जो मूल्य हम कैसे अर्जित करते हैं, इनसे कैसे इंटरेक्ट करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, उसके अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, यानी पर्यावरणीय मनोविज्ञान। इसके अंदर हम देखते हैं कि एनवायरमेंट का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो भी एनवायरमेंट के फैक्टर हैं। फिर बात करते हैं हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी की सबसे ज़्यादा अध्ययन जो किया जाता है वो चिकित्सक को, यानी डॉक्टर्स के लिए होती है, ये जो मनोरोग हैं उनका उपचार करने के लिए। फिर आता है क्लिनिकल और काउंसलिंग साइकोलॉजी। इसके अंदर एक मनोवैज्ञानिक होता है और एक रोगी होता है, मनोरोगी होता है, जिसको मान लो कि एंजाइटी हो, ऐसा कोई मनोरोगी। तो उसके अंदर दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं, मनोरोगी और काउंसलर, और दोनों साथ में जब काउंसलिंग करता है काउंसलर, तो मनोरोगी भी सीखता है कि इससे कैसे उपचार करना है। तो ये है हेल्थ और क्लिनिकल साइकोलॉजी में फर्क, नैदानिक और उपबोधन मनोविज्ञान। फिर आता है इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। इसके अंदर हम जैसे किसी भी इंडस्ट्रियल में लीडर या फिर लीडर के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, गुण होते हैं, तो ऐसी जो भावनाएं बिल्ड करने के लिए जो साइकोलॉजी के अंदर जो अध्ययन करते हैं वो किस में आती है, इंडस्ट्रियल या फिर जो औद्योगिक संगठनात्मक मनोविज्ञान है इसके अंदर। फिर हम बात करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी शैक्षिक मनोविज्ञान। हमारा पूरा का पूरा जो विषय है वो सिर्फ इसी के चारों ओर घूमता रहेगा, यानी हमारी शुरुआत शैक्षिक मनोविज्ञान से होगी और शैक्षिक मनोविज्ञान पे आके खत्म हो जाएगी। फिर आता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, क्रीड़ा मनोविज्ञान, जो किस में होता है, स्पोर्ट्स में होता है, नाम से ही पता चल रहा है। तो साइकोलॉजी का जो परिचय है, मनोविज्ञान का परिचय है, इसमें हमने थोड़े बहुत जो फैक्ट हैं वो देखे, परिभाषाएं देखी, ब्रांचेस देखी, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी देखी। इस चैप्टर में, इस लेसन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट आपकी क्लास कौन सी होगी, पर्सनैलिटी की, यानी व्यक्तित्व की। नेक्स्ट क्लास होगी आपकी व्यक्तित्व की। तो ये क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है और आपको इस क्लास की जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। आगे की जो भी क्लास है उनकी भी PDF मिलती रहेगी प्रत्येक क्लास के बाद में। आपको अलग से नोट्स बनाने की टेंशन खत्म हो गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए, स्टे ट्यून।